अगले 50 मिनट में हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भाषा और गणित की साप्ताहिक योजना किस तरीके से क्रमशः आगे बढ़ती है, और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाषा और गणित किस तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं और कहाँ पे उनमें थोड़ा सा अंतर है। आप लोग ये नोट कर लें कि इस पूरे मिशन की शुरुआत के लिए जिन चीजों को हमें समझना है सबसे बेहतर तरीके से, उसमें एक तो यह है कि हम एक पूरे 1 साल का जो अकादमिक सत्र 2022-23 है, उसके पूरी संरचना को समझ लें। तो आप देखेंगे कि पूरे हमने इस अकादमिक सत्र को टोटल जो है वो 22 सप्ताहों में बांट रखा है। 22 सप्ताह में हम बात करते हैं कि किस तरीके से हर सप्ताह में हम काम करेंगे। उन 22 सप्ताहों में खास तरीके के स्ट्रक्चर के हिसाब से काम होता है, जिसको हमने अलग अलग सप्ताह की योजना का नाम दिया है, जिसको हम बोलते हैं कि साप्ताहिक शिक्षण योजना। साप्ताहिक शिक्षण योजना आपको अलग अलग हर सप्ताह में आपकी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्भिका जो है उसको देखने को मिल जाएगी। तो उसी के हम बात करेंगे यहाँ। अब देखा जाए तो देखिए कुछ इस तरीके का साप्ताहिक शिक्षण योजना आपके सामने दिखेगा। तो इसको ये ध्यान रखें कि किसी भी सप्ताह में जब शिक्षण योजना चलती है, तो उसके मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं। शुरुआत के 4 दिन जो होते हैं वो पहला हिस्सा होता है, 5वां दिन जो है वो दूसरा हिस्सा होता है और छठा दिन उस शिक्षण योजना का तीसरा और आखिरी हिस्सा होता है। पहले हिस्से में जब हम शुरुआत के पहले और से चौथे दिन की बात करते हैं, तो उसमें हम मुख्य रूप से जो काम करते हैं वो करते हैं कि हम अलग-अलग भाषा की दक्षताओं पर काम करते हैं। अब किन दक्षताओं पर हम काम करते हैं वो आगे चल के अभी हम बात करेंगे। बस यहाँ पे ये जान लेना ज़रूरी है कि हम भाषा की अलग-अलग दक्षताओं पर काम करते हैं और उसमें हमारी मदद करती हैं जो शिक्षण योजनाएँ हैं, और जो बच्चों के लिए कार्य पुस्तिका दी गई है उसके जो पाठ हैं वो हमें संसाधन के तौर पर वहाँ पे मदद करते हैं। शिक्षण योजनाएँ आपको शिक्षक संदर्भिका में मिलेंगी और वो आप देखेंगे, अभी हम उस पे बात करेंगे। अगली बात जब हम बात करेंगे कि 5वें दिन क्या करते हैं, तो 5वें दिन हम करते हैं पुनरावृत्ति या दोहराव का काम करते हैं। शुरू के 4 दिनों में हमने जो कुछ भी पढ़ाया है, जिन अलग-अलग दक्षताओं पर हमने काम किया है, जिन अवधारणाओं पर काम किया है, 5वें दिन हम उसको पूरे दोहराने का काम करते हैं, उसकी पुनरावृत्ति का काम करते हैं। पुनरावृत्ति की भी योजना आपको आपके शिक्षक संदर्भिका में मिल जाएगी। अभी उस पे हम विस्तार से बात करेंगे। छठा दिन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप भी जानते हैं कि निपुण भारत मिशन ये बोलता है कि बच्चों का सतत आकलन होना चाहिए, और आकलन आप करते हैं तो उसी समय रेमेडियल कार्य के द्वारा अगर बच्चे कुछ पीछे छूट रहे हैं सीखने में, तो उनको हम स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं अपनी बदली हुई गतिविधियों के द्वारा। तो आकलन छठे दिन किया जाता है और छठे दिन ही बच्चों के आकलन के बाद बच्चे घर पे जाके अपने अभिभावकों की मदद से, अपने भाई बहनों की मदद से, बड़े भाई बहनों की मदद से एक गृह कार्य कर सकते हैं, तो उसके लिए गृह कार्य का भी काम बच्चों को दिया जाता है। तो ये है मोटा-मोटा जो है एक साप्ताहिक शिक्षण योजना का स्ट्रक्चर है। तो इसको ये ध्यान रखें कि इसमें 3 चरण हैं। पहले चरण में हम पहले से चौथे दिन हम नई दक्षताओं पर या अवधारणाओं पर काम करते हैं भाषा के। 5वें दिन हम पुनरावृत्ति का काम करते हैं और छठे दिन हम असेसमेंट का काम करते हैं। इन मुद्दों पर अभी हम आगे विस्तार से बात करेंगे। एक यहाँ पे नोट करने की बात है, अभी हमारे स्कूलों में इस तरीके की शिक्षण योजना शुरू हो गई है, तो आकलन का काम जो है क्लास 1 में शुरुआती 4 सप्ताह तक और क्लास 2 और क्लास 3 में शुरुआती 2 सप्ताह तक असेसमेंट नहीं किया जाता है, आकलन नहीं किया जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि हम क्लास 1 में शुरुआती 4 सप्ताह और क्लास 2 और क्लास 3 में शुरुआती 2 सप्ताहों तक हम उभरती साक्षरता के अलग-अलग पहलुओं पर काम करते हैं, तो उसमें आकलन नहीं करेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि आपकी शिक्षक संदर्भिका में आकलन के जो पेजेज हैं, जो आकलन की जो योजना है, वो आपको क्लास 1 में 5वें सप्ताह से और क्लास 2 और क्लास 3 में आपको तीसरे सप्ताह से मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैंने बोला था कि सप्ताह के शुरुआती दिनों में भाषा 4 दिनों में भाषा की अलग-अलग अवधारणाओं पर काम होता है। इसके बारे में अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो जो अभी शिक्षक संदर्भिका आपको सॉफ्ट में मिली है, तो उसके आप पेज नंबर 26 से 28 पर आप देख सकते हैं। उसके कुछ मुख्य बिंदुओं को मैं आगे यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। तो जैसा मैंने आप भी जानते हैं कि भाषा में कुल 3 कालांश हमें मिलते हैं। पहला कालांश होता है जिसमें हम काम करते हैं मौखिक भाषा विकास और उससे जुड़े हुए लेखन कार्य पर। दूसरा कालांश होता है डिकोडिंग का। डिकोडिंग और उससे जुड़े हुए लेखन पर हम इसमें काम करते हैं दूसरे कालांश में। और तीसरा कालांश होता है पठन विकास का, जिसमें हम बच्चे चीजों को कैसे पढ़ सकते हैं, तो उसमें प्रिंट जागरूकता से लेके लोगोग्राफिक पठन और उसके आगे कैसे वो टेक्स्ट पढ़ेंगे, इस पर हम अलग-अलग तरीके से काम करते हैं। काम कैसे करेंगे, ये आगे हम इसको देखेंगे। अब देखिए, जैसे अगर हम पहले कालांश की चीजों पे गौर करें कि किस तरीके से काम होता है, तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि पहला कालांश जो होता है वो 40 मिनट का होता है, जिसमें हम मौखिक भाषा विकास एवं संबंधित लेखन पर काम करते हैं। अब इस कालांश में हम मौखिक भाषा की अलग-अलग दक्षताओं पर काम करते हैं, और आप सभी जानते हैं और प्रशिक्षणों में हमने बार-बार इस पर जोर दिया है कि मौखिक भाषा की दक्षताओं की जब हम बात करते हैं, तो उसमें जो मुख्य होता है कि बच्चा अपने विद्यार्थी जो है अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर पाए, कुछ नई चीजों के बारे में अनुमान लगा पाए,
अगर वो कोई चित्र कहानी देख रहा है, कुछ पोस्टर देख रहा है, तो उसके बारे में वो तार्किक आधार पर अपने विचारों को आपके सामने रख पाए। और फिर अगर कोई लॉजिक दे रहा है, मान लीजिए कोई दूसरा बच्चा कोई तर्क दे रहा है, तो उस तर्क से वो अपनी सहमति या असहमति दर्ज करता है। तो मुख्य रूप से देखेंगे तो ये पहला कालांश जो होता है, पूरे के पूरे तरीके से बच्चे के संप्रेषण कौशल को, उसकी तार्किक चिंतन को, उसके अनुमान लगाने के कौशल को, उसकी जिज्ञासा को, उसके प्रश्न करने के कौशल को इसमें हम विकसित करने की कोशिश करते हैं। और ये सारी दक्षताएं जो है निपुण भारत के उद्देश्यों में भी दी गई है। एक इसमें हमने इस साल से एक अति महत्वपूर्ण काम जोड़ा है, वो है सामाजिक और भावनात्मक विकास पर भी हम इस साल से शुरू कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कोविड ने ऐसी परिस्थितियां कर दी हैं जिसके कारण ऐसा लगा, और ये निपुण भारत भी इसको रिकमेंड करता है कि हमें बच्चों के साथ सामाजिक और भावनात्मक विकास पर काम करना चाहिए। तो उसके लिए किसी भी सप्ताह में आप देखेंगे तो पहला दिन और चौथा दिन, पहले और चौथे दिन में हम पहले कालांश में हम सामाजिक और भावनात्मक विकास की गतिविधियों पर काम करते हैं। सामाजिक और भावनात्मक विकास की गतिविधियों पर काम कैसे किया जाएगा, ये आप जब शिक्षक संदर्शिका देखेंगे और किसी भी सप्ताह का पहले और चौथे दिन का पहले कालांश का शिक्षण योजना देखेंगे, तो उसमें विस्तार से वो चीजें दी गई हैं। अब इसमें देखा जाए कि पहले कालांश में जब हम इन चीजों पर बात करते हैं या इन दक्षताओं को हम विकसित करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास संसाधन क्या क्या है। तो हम उसमें मदद लेते हैं पाठ्य पुस्तकों की, चित्र चार्ट की, कविता पोस्टर की, कहानी पोस्टर की, चित्र कहानी पोस्टर की, और शिक्षक बहुत सारे स्थानीय गीत, कविता, कहानी, खेल, अनुभव की चर्चाओं आदि के द्वारा उस पर काम करते हैं। और यहीं पर हम बच्चों से लेखन कार्य भी करवाते हैं। ध्यान रखा जाए कि मौखिक भाषा विकास में जो लेखन कार्य होता है, वो रचनात्मक लेखन कार्य होता है। तो शुरुआती दौर में जब हम रचनात्मक लेखन कार्य करवाते हैं बच्चों से, जैसे बच्चा अपने अनुभव के बारे में बता रहा है, कुछ अनुमान लगा के कुछ चीजों को लिख रहा है, अपने दोस्त के बारे में, अपने पसंदीदा खाने के बारे में कुछ लिख रहा है, तो वहां पे हम ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं देते हैं, वहां पे जाकर उस चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें देखते हैं कि बच्चा किस तरीके से अपने को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इन चीजों को देखते हैं। दूसरा जो कालांश है वो है डिकोडिंग एवं संबंधित लेखन का। दूसरा कालांश आप जानते हैं कि इसमें हम अलग अलग तरीके से कैसे आप बच्चों के साथ जब काम करते हैं, तो वो वर्ण मात्रा की पहचान कर पाए, शब्दों को जोड़ तोड़ के पढ़ पाए, जिसको हम ब्लेंडिंग बोलते हैं, वो शब्दों को पढ़ पाए और फिर वो वाक्यांश पढ़ पाए, वाक्य पढ़ पाए। इससे संबंधित बहुत सारी गतिविधियां अलग अलग तरीके से खेलों के माध्यम से, कुछ बच्चों जब आपस में जुड़ के ग्रुप में काम करते हैं, उप समूहों में काम करते हैं, ये सारी गतिविधियां इसमें कराई जाती हैं। और इसके लिए डिकोडिंग के लिए आप देखेंगे तो आप फिर से वही पाठ्य पुस्तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कविता पोस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, कहानी पोस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों को विशेष रूप से डिकोडिंग पर काम करने के लिए दूसरे कालांश में हमने उनको एक कार्य पुस्तिका दी हुई है। कार्य पुस्तिका ध्यान रखें कि हर बच्चे को मिलेगी और उसमें अलग अलग तरीके की गतिविधियां हैं। कुछ गतिविधियां इस तरीके की हैं जो बच्चा अकेले करता है व्यक्तिगत रूप से, और कुछ गतिविधियां उसी कार्य पुस्तिका में ऐसी भी हैं जो बच्चे जोड़े बना के, तो दो दो के समूह में बना के और आपस में चर्चा करके उस काम को करते हैं। कार्य पुस्तिका जो है वो बच्चों को दी जाएगी। तीसरा कालांश जो है वो पठन विकास का होता है। पठन विकास में हम काम करते हैं जो है किस तरीके से बच्चे पढ़ पाएंगे। जैसा मैंने पहले भी बोला कि उसमें लोगोग्राफिक पठन की बात करते हैं और वो पढ़ने की तरफ किस तरीके से आगे बढ़ेगा। और इसमें हम अलग अलग शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप सभी लोगों के स्कूलों में आप जानते हैं कि सहज की 3 पुस्तिकाएं दी गई हैं, सहज 1, सहज 2, सहज 3 करके। इस साल हम 5 नई बड़ी किताबें दे रहे हैं जिनको बिग बुक बोलते हैं, और वो हम देंगे इस साल वो प्रिंट होके जाएंगी। बिग बुक एक बड़ी किताब होती है जिसमें अब शुरुआती 10 सप्ताहों तक काम होता है, और किसी एक सप्ताह में ही उस बिग बुक पर लगातार 4 दिन तक काम होता है। उन 4 दिनों में हम बिग बुक को खत्म करते हैं। लेकिन जब हम काम करते हैं तो हर दिन जब बिग बुक पर काम करते हैं तो पहले दिन से अलग थोड़ा-सा दूसरे दिन काम होता है, दूसरे दिन से अलग तीसरे दिन काम होता है, और क्रमशः वो उसमें उसकी जटिलता में वृद्धि होती जाती है। बिग बुक पर काम कैसे करेंगे ये आपको जब आप देखेंगे शिक्षण सामग्री वाले हिस्से में, वहां पे स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएगा। आप पेज नंबर 26 से 28 पर इसको देख सकते हैं। और इसमें आप जानते हैं कि जैसे पहले भी बात हो रही थी कि शिक्षक इसमें विशेष रणनीति बना के काम करता है। पहले तो टीचर खुद आदर्श पठन करेगा, फिर शेयर्ड रीडिंग के द्वारा उसमें बातचीत पढ़ाया जाएगा, फिर गाइडेड रीडिंग होगी, और उसके बाद बच्चे को हम यहाँ तक 1 साल के अंत में यहाँ तक ले जाने की कोशिश करेंगे कि बच्चा एक स्वतंत्र पठन की तरफ अग्रसर हो पाए। मतलब बिना किसी की मदद के बच्चा किताब उठाए और वो पढ़ना शुरू कर पाए, इसको हम देखेंगे। अभी हमने बात किया था कि 3 कालांशों की बात की थी। शुरुआत के सप्ताह के शुरुआती 4 दिनों में इन 3 कालांशों में पहले में मौखिक भाषा विकास का काम होगा, दूसरे में डिकोडिंग का काम होगा, और तीसरे में जो है वो पठन विकास का काम होगा। अब एक नजर हम डालते हैं कि इन तीनों कालांशों में जो हमने 3 अलग-अलग मुद्दों पे काम करने की बात की है, जो भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं, मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग और पठन, तो उन पे हम किन-किन सामग्रियों का उपयोग करेंगे। ज्यादातर सामग्रियां जैसे ये अभी आपके पास सॉफ्ट में जा रही होंगी, जिसको हम आधारशिला क्रियान्वयन संदर्भिकाएं बोलते हैं। इन क्रियान्वयन संदर्भिकाओं में
पूरे 1 साल के लिए यानी 132 दिन की शिक्षण योजनाएँ 22 सप्ताह की आपको दी गई हैं और कैसे किस कालांश में किस तरीके से ग्रुप बना के काम करना है, किस तरीके की आपको टीएलएम की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके की तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको इस शिक्षक संदर्भिका में मिल जाएँगी। शिक्षक संदर्भिका हर शिक्षक को एक मिलेगी और ये शिक्षकों के लिए है, शिक्षक शिक्षण योजना को समझने के लिए और उसको उपयोग में लाने के लिए। अब यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा कहानी पोस्टर और कविता पोस्टर, ये आपके विद्यालयों में पहले से ही दिए जा चुके हैं। कहानी पोस्टर कहानी पोस्टर और कविता पोस्टर में आप देखेंगे तो ये मुख्य रूप से मौखिक भाषा विकास के लिए उपयोग में लाए जाते हैं और इसमें इनकी संख्या आप जानते हैं कि कहानी पोस्टर 5 हैं, कविता पोस्टर 5 हैं और जैसा मैंने पहले बोला था कि इनका उपयोग आप दूसरे कालांश में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य रूप से उपयोग होगा वो मौखिक भाषा विकास के लिए होगा। इसी तरीके से बिग बुक है और चित्र चार्ट है। बिग बुक का मैंने बताया था, बिग बुक के 5 दिए जा रहे हैं, 5 आपको दिख रहे होंगे, हाथी और बकरी है, माँ और बच्चे हैं, मुर्गी के 3 चूजे हैं, शेर की गुफा है, चिड़िया है। ये हम पठन विकास के लिए दे रहे हैं और चित्र चार्ट जो है फिर से ये 10 चित्र चार्ट बच्चों के लिए दिए जा रहे हैं, ये आपके स्कूलों में है, जिनको हम मौखिक भाषा विकास के लिए हम उपयोग में लाएंगे। पाठ्य पुस्तक आप जानते हैं कि क्लास 1 में कलरव चलती है, क्लास 2 में फिसलय चलती है और क्लास 3 में पंखुड़ी चलती है। तो पाठ्य पुस्तक का भी उपयोग शिक्षक संदर्भिका जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्भिका है, उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि आप किस तरीके से पाठ्य पुस्तक की मदद से मौखिक भाषा विकास और पठन के अलग-अलग दक्षताओं को विकसित कर सकते हैं। और इसको आप चाहेंगे तो आप कालांश 2 में भी जो डिकोडिंग वाला है, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सहज के बारे में मैंने पहले बात कर ली थी कि 3 सहज की पुस्तिकाएँ हैं, जो मुख्य रूप से जो है पठन के लिए और मौखिक भाषा विकास में जब कहानियों पे सुनाने की बात होगी, तो उसमें छोटी-छोटी तमाम कहानियाँ दी गई हैं, जो शिक्षक सुना के और उसपे बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास कर सकता है। चित्र कहानी पोस्टर ये आपको दिख रहे होंगे 5 हैं अलग-अलग, ये इस साल की नई सामग्रियों में से है। ध्यान रहे इस साल हम 2 तरीके की नई सामग्री दे रहे हैं, एक तो बिग बुक या बड़ी किताबें हैं और दूसरा है चित्र कहानी पोस्टर। चित्र कहानी पोस्टर मुख्य रूप से क्लास 2 और क्लास 3 के बच्चों के लिए उपयोगी है और ये अंतिम के 5 सप्ताहों में हम इसका उपयोग करते हैं। 17वें से 22वें सप्ताह में हम इसका उपयोग करते हैं और इसमें 4 अलग-अलग चित्रों के माध्यम से बच्चा कहानी बनाने की शुरुआत करता है। वो कहानी खुद बनाता है, शिक्षक को सुनाता है, अपने साथियों को सुनाता है। तो ये किस तरीके के उच्च स्तरीय कौशल है जिसमें बच्चा अनुमान लगाते हुए, अपने तमाम अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए कुछ सृजन करने की तरफ आगे बढ़ता है। इसके अलावा आप लोगों के पास आपके पास ये आधारशिला क्रियान्वयन संदर्भिका जो सत्र 2020-2021 के लिए दी गई थी, उसमें भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारी मौखिक गतिविधियाँ हैं, उसका भी उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं। और ये कार्य पुस्तिकाएँ हैं जो बच्चों को दी जाएँगी और ये बच्चे प्रतिदिन के लिए इसमें कुल 144 पाठ हैं और प्रतिदिन बच्चा जो है सप्ताह में दूसरे कालांश में इसका उपयोग करेगा और कार्य पुस्तिका पर बच्चे काम कर सकें, इसके लिए टोटल 20 मिनट का समय दिया गया है। दूसरे कालांश में बच्चे 20 मिनट में इस कार्य पुस्तिका के प्रतिदिन एक-एक पाठों पर काम करेंगे और जब इस पर वो काम कर रहे होंगे तो इसमें वो लिखने का भी काम करेंगे, कुछ ब्लेंडिंग का काम करेंगे, कुछ शब्द का काम करेंगे और पूरे वर्ष के अंत तक आते-आते वो इसमें सक्षम हो पाएंगे कि कुछ वो छोटे-छोटे टेक्स्ट को या छोटे-छोटे पाठों को वो पढ़ सकें। अब देखा जाए तो शुरू के 4 दिनों की योजना पे मैंने अभी बात की। शुरू के 4 दिनों की योजना में एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि शुरू किसी भी सप्ताह में शुरू के 4 दिनों में हम नई दक्षताओं पर काम करेंगे। पहले कालांश में मैंने बात किया कि हम मौखिक भाषा विकास पर काम करेंगे। दूसरे कालांश में मैंने बात की थी हम डिकोडिंग पर काम करेंगे और तीसरे कालांश में मुख्य रूप से पठन विकास पर काम करेंगे। उसके लिए हमने जो सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री है उसकी भी बात कर ली। कविता पोस्टर, कहानी पोस्टर, चित्रचार्ट कहानी जो मौखिक भाषा विकास के लिए उपयोग में आती है। बिग बुक जो है और सहज पुस्तिकाएं जो पठन विकास के काम में आती हैं और डिकोडिंग के लिए जो है आपके पास कार्य पुस्तिका रहेगी और इन्हीं सारी सामग्रियों की मदद से आप डिकोडिंग में भी आप मदद ले पाएंगे और इन सारी योजनाओं को अगर आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो शिक्षक संदर्भिका जो है उसके एक-एक दिन के योजनाओं को आपको देख के जाना होगा और जानते हैं कि ये स्पष्ट रूप से उसमें है, ये हमारी जिम्मेदारियों में भी है कि जब भी हम क्लासरूम में जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं, जैसा डीजी सर बोल रहे थे और उस तैयारी में यह है कि हम शिक्षक संदर्भिका के उस दिन के लेसन प्लान को जो शिक्षण योजना उसको पढ़ते हैं और पढ़ के फिर उसकी तैयारी से जाते हैं। जैसे-जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी और स्पष्टताएं इसमें बनती जाएंगी। अब सप्ताह के मैं 5वें दिन की बात करता हूँ। 5वां दिन जैसा मैंने पहले भी बोला था कि इसमें हम पुनरावृत्ति का काम करते हैं मुख्य रूप से। पुनरावृत्ति में क्या काम करते हैं कि इस दिन सप्ताह के शुरुआती 4 दिनों में जो भी अवधारणाओं पर काम हुआ है, उसके हम दोहराव का काम करते हैं ना। और दोहराव के लिए आप जानते हैं कि कालांश 2 में जो बच्चों की कार्य पुस्तिका दी गई है, उसमें 1 पेज जो सप्ताह के 5वें दिन का होगा,
वो पुनरावृत्ति के नाम से उसमें दिया गया है और उसमें सप्ताह के 4 दिनों में खास करके डिकोडिंग में जिन दक्षताओं पर काम किया गया है, उसके दोहराव का काम आपको कार्यपत्र के द्वारा या पुनरावृत्ति का काम कार्यपत्र के द्वारा वो बच्चों के साथ करना है। अब सप्ताह का छठा दिन, इसको थोड़ा-सा हम विस्तार से समझेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल थे ग्राउंड से और इसको हम थोड़ा-सा देखते हैं। तो एक तो सबसे पहली जानकारी मैं आपको दे दूं कि अगर आपको इस प्रेजेंटेशन के बाद भी अगर और थोड़ा-सा विस्तार में पढ़ना है, तो कक्षा 2 की आधारशिला क्रियान्वयन संरचिका का पेज नंबर 22 और 23 पर आप जाएँगे, तो आपको आकलन का जो छठे दिन हम करते हैं साप्ताहिक आकलन, उसकी पूरी प्रक्रिया को बहुत विस्तार से दिया गया है। और ट्रैकर इसमें जैसे ट्रैकर की बात आएगी तो साप्ताहिक आकलन का ट्रैकर आपको पेज 174 से मिलना शुरू हो जाएगा और उसके आगे जैसे-जैसे आप पढ़ते जाएँगे तो आपको स्पष्ट रूप से उसमें मिलेगा। तो मैंने पहले ही बताया था और अभी एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ कि सप्ताह का छठा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसमें हम शुरू के 4 दिनों में जिन-जिन दक्षताओं पर हमने काम किया है, उसका हम आकलन करेंगे और इस आकलन के बाद हम क्या करेंगे कि जैसे आकलन कर लेंगे, उसके आधार पर हम बच्चों को 2 अलग-अलग समूहों में बाँटेंगे। समूह में किस तरीके से बाँटेंगे, काम कैसे होगा, वो आगे हम अभी विस्तार से बात करेंगे और समूह में बाँट करके कुछ बच्चों के साथ जो समूह ए के बच्चे होंगे, उनके साथ रिमेडियल कार्य करेंगे और दूसरे बच्चों के साथ हम पुनरावृत्ति का काम करेंगे। तो किस तरीके से होगा, आइए देखते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये पूरी देखा जाए तो पूरे सप्ताह का जिस्ट है ये, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो पहले 4 दिन हमने बोला था कि नई दक्षताओं पर काम होगा, 5वें दिन पुनरावृत्ति पर काम होगा, छठे दिन साप्ताहिक आकलन पर काम होगा। साप्ताहिक आकलन के बाद समूह निर्धारण होगा और इसमें फिर हम समूह 1 के साथ रिमेडियल कार्य करेंगे और समूह 2 के साथ हम पुनरावृत्ति या अभ्यास का कार्य करेंगे। अब देखिए, साप्ताहिक आकलन यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि आकलन की पूरी प्रक्रिया मुख्य रूप से डिकोडिंग की दक्षताओं पर आधारित है। डिकोडिंग की दक्षताओं पर आधारित है तो इसमें हम जो कालांश 2 में हम जो काम करते हैं, उसका आकलन ही हम मुख्य रूप से करते हैं। मौखिक भाषा के आकलन, मौखिक भाषा और पठन का हम आकलन नहीं करते। उसके लिए हमने एक शब्द यूज किया है ऑब्जर्वेशन या अवलोकन करते हैं। वो कैसे करते हैं हम आगे बात करेंगे। तो हम पहले ये देखिए कि दूसरे कालांश में शुरू के 4 दिनों में जो पढ़ाया गया है, छठे दिन उसी का आकलन किया जाएगा हमारे पास और आकलन के लिए हम टोटल 80 मिनट का समय लेते हैं। यानी आपके पास जो दूसरा कालांश है और जो तीसरा कालांश है, उन दोनों को मिला के हम आकलन की प्रक्रिया के लिए उस दिन उपयोग में लाते हैं। आकलन के लिए आप देखेंगे कि हर सप्ताह के छठे दिन आकलन के लिए आपको कार्यपुस्तिका में ही एक पेज दिया गया है, जिसको बोलते हैं, पेज का नाम ऊपर लिखा हुआ है, मैंने सीख लिया और इस पृष्ठ का रंग लाल है और हर सप्ताह के आकलन का पृष्ठ का रंग वो रेड है। उसी की सहायता से हम वहां पे आकलन करेंगे। जैसे एक आपको पेज दिख रहा होगा, ये किसी 12वें सप्ताह का है, तो आकलन हम इस तरीके का पेज दिखेगा और इसके आधार पर हम नंबरिंग करके और बच्चों का आकलन करेंगे और आकलन का उसको ट्रैकर में भरेंगे। जैसा मैंने बोला था कि आकलन जब हम कर रहे होंगे सप्ताह के छठे दिन, तो आपको 2 समूह बनाने हैं। तो डिकोडिंग संबंधित आकलन में जिन बच्चों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं, वो समूह 1 में जाएंगे और डिकोडिंग संबंधित आकलन में जिन बच्चों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं, वो समूह 2 में जाएंगे। यह ध्यान रखें कि ये जो ग्रुप हम बनाएंगे, ये शिक्षक अपनी सुविधा के लिए बनाता है। क्लासरूम में ये किसी भी तरीके से इंडिकेट नहीं होना चाहिए कि ये समूह 1 है, ये समूह 2 है या कुछ कमतर जानने वाले बच्चों का समूह है या कुछ ज्यादा बच्चों का समूह है। ये हमें एकदम नहीं करना है। शिक्षक ये समूह अपने मस्तिष्क में बनाएगा और काम उस ग्रुप के लोगों को अलग-अलग तरीके के दिए जाएंगे। यहाँ पे ये थोड़ी-सी सावधानी रखने की जरूरत होती है। अब अगर देखा जाए तो इस तरीके से किस तरीके से हम बात करेंगे। पहला समूह मैंने पहले ही बोला कि 50% से कम अंक जो प्राप्त करेंगे, तो उसमें देखिए कि आकलन जब भी हम करेंगे दूसरे और तीसरे कालांश को मिला के सप्ताह के छठे दिन, तो 2 ही तरीके के मुख्य रूप से आकलन हो रहे होंगे डिकोडिंग के लिए। एक तो हम ये चेक करेंगे कि क्या बच्चा वर्णों की पहचान कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, पहचान में उसका पढ़ना भी आ जाता है। दूसरा आकलन होगा कि क्या वो बच्चा कुछ वर्णों या अक्षरों को मिला के ब्लेंड करके वो शब्द पठन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये हम चेक करेंगे किसी भी सप्ताह के छठे दिन जब हम डिकोडिंग के लिए आकलन कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर सपोज करिए कि बच्चा वर्ण स्तर पर कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हम उन्हीं वर्ण जो उस सप्ताह में वर्ण अक्षर हम पढ़ाए गए हैं, उनकी हम दोबारा पहचान करने के लिए कुछ गतिविधियां करेंगे। वर्ण अक्षरों को शब्दों में ढूंढकर गोला लगवाने का, ग्रिड से हम वर्ण अक्षर को पहचानने का काम, कॉपी पे हम अलग से उन्हीं वर्णों को लिखने का काम या अतिरिक्त रूप से कुछ गृह कार्य भी उनको दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर शब्द पठन स्तर पर बच्चे को कार्य करने में दिक्कत है, तो वर्ण अक्षरों को जोड़कर शब्द पढ़ने का अभ्यास करवाना पड़ेगा और फिर वो पढ़वाने का और लिखवाने का अभ्यास करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अभ्यास कार्य के लिए एक पेज, आधा पेज इसमें दिख रहा है। ये मैंने सीख लिया पेज जो छठे दिन आपको मिलेगा, उसी में ये आधे पेज पे अभ्यास कार्य के लिए है। तो यहाँ पे इस स्पेस का उपयोग भी आप इस तरीके के रेमेडियल कार्य के लिए कर सकते हैं
और अगर ये भर जाता है तो बच्चों की कॉपी में या व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे जो भी है वहां पे आप वर्ण स्तर पर कार्य या शब्द पठन स्तर पर कार्य जो है आप बच्चों को दे सकते हैं। गृह कार्य देना होगा तो बच्चों को कॉपी में भी दे सकते हैं, लेकिन इस स्पेस का उपयोग आपको अभ्यास कार्य के लिए वो करना है। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि जो बच्चे आपके आकलन में 50% से कम अंक, अधिक अंक प्राप्त करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने उस सप्ताह में सिखाई गई दक्षताओं को जान और समझ लिया है। तो फिर उनको अभ्यास कार्य आप खुद से दे देंगे, और या तो उनको पढ़ने के लिए भी स्वतंत्र रूप से आप मौके दे सकते हैं, और इस तरीके से वो चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कि समूह एक के बच्चों के साथ में यहाँ पे विशेष रूप से काम करने की जरूरत होगी, और उनको आप अलग अलग तरीके से वर्ण स्तर पर अगर बच्चे को जरूरत है या शब्द पठन स्तर पर बच्चे को जरूरत है तो वो काम करने के मौके आपको देने पड़ेंगे। जब आप वो पूरा आकलन कर लेंगे और इस तरीके से आपको ये ट्रैकर दिखेगा, जैसा मैंने बोला था, ये पेज नंबर 174 पर क्लास 2 की शिक्षक संदर्भिका में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से क्लास 3 और क्लास 1 में भी इन्हीं पेजेज में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बच्चों के नाम लिखने हैं, और बच्चों के नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे देखिए डिकोडिंग का एक सिंबल बना हुआ और एक मौखिक भाषा का सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे बच्चों के नाम लिखेंगे और बच्चों ने जितने अंक प्राप्त किए हैं, ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर चूंकि शिक्षक संदर्भिका में है तो इसको केवल शिक्षक ही देख सकता है। तो आप वो अंक लिखते जाएंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने प्राप्त किया रोल नंबर 1 में 7 अंक, तो 7 लिख देंगे, किसी ने 4 पाया तो 4 लिख देंगे। इस तरीके से आप लिखते जाएंगे, और जो 5 से कम है उस पर आप गोला लगा देंगे। 5 से कम उस पर गोला लगाने से फायदा ये होगा कि जब आप बच्चों को ग्रुप में बांट रहे होंगे तो 40 बच्चे हैं अगर मान लीजिए, तो आपको आसानी से गिनने में आसानी होगी कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो समूह 1 में जाएंगे और कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो समूह 2 में जाएंगे, और फिर उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। मैंने पहले बोला था कि तो डिकोडिंग की बात हो गई, लेकिन मौखिक भाषा विकास में इस तरीके का कोई पेपर पेंसिल टेस्ट या असेसमेंट नहीं है। इसमें हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम अपनी चीजों को दर्ज करते हैं। ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे? तो आप जानते हैं कि जैसा पहले भी हो रहा था कि ये पूरा का पूरा बाल केंद्रित शिक्षण व्यवस्था है, जिसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर के मौके, ज्यादा से ज्यादा बोलने के मौके दिए जाएंगे। शिक्षक उसको केवल निर्देशित करेगा और शिक्षक एक एक बच्चों को ऑब्जर्व भी करेगा। तो शिक्षक अवलोकित करेंगे, बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि कौन सा बच्चा, जब हम पहले कालांश हम काम करते हैं मौखिक भाषा विकास पर, तो किन किन दक्षता पर, जैसे मान लीजिए अनुमान लगाने पर काम हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो तुरंत अनुमान लगा लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को मदद की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हम केवल अपने अवलोकन नोट करेंगे मौखिक भाषा विकास में। तो जिस तरीके से मान लीजिए जब लगता है कि जो बच्चा लक्षित दक्षताएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है उस सप्ताह की, अभी उसको वो मदद करने की जरूरत है, तो वहां पे उसके नाम के आगे केवल हम एक डैश लगा देंगे, और जो बच्चा प्राप्त कर पा रहा है उसको हम टिक लगा देंगे। यही काम करना है, इसमें कोई अंकीय व्यवस्था नहीं है। ध्यान ये रखना है कि पूरे 1 महीने के दौरान शिक्षक ये इंश्योर करे कि हर बच्चे से कम 2 बार वो व्यक्तिगत रूप से इंटरैक्ट जरूर करे, मतलब बातचीत जरूर करे। मौखिक भाषा विकास में उससे सवाल जवाब करे, उसको अवलोकित करे, क्योंकि उससे पुख्ता होगा। जेनरिक ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए कि क्लासरूम में हम लगातार देखते जा रहे हैं और उस तरीके से लिख रहे हैं। तो इंश्योर हम करेंगे कि 4 सप्ताहों में कम से कम 2 बार हर बच्चे का हम इस लिहाज से ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हम इस ट्रैकर को भर पाए, और फिर उसके हिसाब से हम यहाँ पे टिप्पणी भी देखें, टिप्पणी भी लिख सकते हैं। टिप्पणी में हम अपने हिसाब से मौखिक भाषा विकास में किस तरीके से उसको मदद की जरूरत है, क्या वो बेहतर कर सकता है, इस तरीके की हम यहाँ पे टिप्पणी लिख सकते हैं। और इस तरीके से जब हम काम कर रहे होंगे पूरे स्ट्रक्चर में, तो निसंदेह हम जो चाहते हैं कि भाषा की अलग अलग दक्षताओं का उनमें विकास हो पाएगा। विकास होगा तो 4 दिन लगातार काम करेंगे, फिर 5वें दिन पुनरावृत्ति करेंगे, 6ठे दिन आकलन करेंगे। आकलन के आधार पर हमें हर तुरंत ही पता चल जाएगा कि किस बच्चे को और ज्यादा मदद की जरूरत है, और जैसे ही मदद की जरूरत होगी हम उस बच्चे की मदद करेंगे और काम करेंगे। उम्मीद करता हूं कि हम इन प्रक्रियाओं के द्वारा क्लासरूम में भाषा शिक्षण पर हम काम करेंगे। जितने भी शिक्षण अधिगम सामग्री हमको मिली है हम उसका उपयोग करेंगे। शिक्षक संबंधिकाओं को हम रोज देख के जाएंगे, रोज पढ़ के जाएंगे, और क्लासरूम में दक्षता आधारित शिक्षण में हम सक्रिय तरीके से काम करेंगे, और प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाने के मिशन में हम जी जान से लगेंगे। मैं अपनी बात को यही गणित का प्लान है, तो उस 22 सप्ताह के प्लान को अगर हम देखेंगे, समझेंगे, तो 10+1+10+1 एक स्ट्रक्चर है। यानी 10 सप्ताह तक हम शिक्षक कार्य कर रहे होंगे, 11वें सप्ताह शाब्दिक आकलन, फिर अगले 10 सप्ताह क्लासरूम प्रोसेस वीकली काम करेंगे, और फिर शाब्दिक आकलन करेंगे। तो ये 10 सप्ताह में किस प्रकार से काम करेंगे उस पर हम बात करते हैं। तो उसमें आप देख रहे होंगे इस तरह का आप लोगों को इस व्हाट्सएप ग्रुपों में आपको इस तरह की संरचना दी भी गई है। तो इसमें 4 जो चक्र है हमारे, पहले 4 दिन, फिर 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन, जिनमें भाषा में भी बात हुई है। तो आप देखेंगे गणित में जो हमारे 3 कलांश निर्धारित हैं, तो इस अभी जो पहले 1 से 4 दिन को हम विस्तार में जाने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे पास 3 तरह के संसाधन हैं जो शुरू के 4 दिनों में यूज कर रहे हैं: शिक्षण योजनाएं, अभ्यास पत्रक,
अभ्यास गतिविधि शुरू के 4 दिनों में, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम गणित में हर सप्ताह में केवल 3 शिक्षण उद्देश्यों पे काम कर रहे हैं। 3 शिक्षण उद्देश्यों को काम करने के लिए हमारे पास 6 दिन है, जैसे कि आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा। तो 4 दिन पर हम उसकी अवधारणात्मक काम करेंगे, 5वें दिन उन्हीं 3 शिक्षण उद्देश्यों का समेकन और आकलन करेंगे, 6ठे दिन उन्हीं 3 शिक्षण उद्देश्यों का रेमेडियल पुनरावृत्ति करें। तो पहले शुरू के 4 दिनों में हम किस तरह काम कर रहे होंगे उस पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मैं इस बात को फिर एक बार दोहरा दूं कि शुरू के 4 दिनों में हम 3 तरह के संसाधन मुख्य रूप से यूज कर रहे हैं: शिक्षण योजनाएं, कार्यपत्रक, अभ्यास गतिविधि। 3 शिक्षण योजनाएं हमारे पास हैं। तो जो 3 शिक्षण उद्देश्य हैं, तीनों एक 1-to-1 कोर्सपेंडिंग से जुड़ी हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तीनों एक क्रम में है, इस क्रम का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों के साथ पहले अवधारणा निर्माण पे काम करना है। तो उसके लिए शिक्षण योजना में अच्छे से आप संरचना देखेंगे, परिचय, पूर्व तैयारी, गतिविधि, आकलन, पूरी जगह दी गई है। उसके बाद ही कार्यपत्रक पे जाना है। कार्यपत्रक अभ्यास के लिए है। जब शिक्षण योजना में अच्छे से काम हो चुका है तो आप देखेंगे उसके नीचे एक चेक बॉक्स भी दिया गया है जिसमें स्पष्ट है 70% बच्चे यदि शिक्षण योजना के दौरान किए गए कार्य के सवाल दे पा रहे हैं, जवाब सही जवाब, तभी हम आगे बढ़ना है। हमारा उद्देश्य शिक्षण उद्देश्य योजना को पूरा करना नहीं है, हमारा लक्ष्य है दक्षता की संप्राप्ति करना। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो अगर हमें जरूरत पड़ती है कि हमें लगता है कि बच्चों को कम बच्चे सीख पाए हैं जिस क्लास के, तो हम इस योजना को दोहराएंगे या फिर अपनी योजना में जरूरी बदलाव करके कक्षा की परिस्थिति के अनुसार योजना को क्रियान्वयन करेंगे। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उद्देश्य जो है योजना का, उसकी संप्राप्ति हमें करनी है। अगर हमें लग रहा है कि हमारी योजना अच्छे से चली गई पहले कालांश में, अब हम जा रहे हैं कार्यपत्रक के अपने। और जब कार्यपत्रक के दौरान भी शिक्षक सतत अवलोकन कर रहा है बच्चों का, वो समझने का प्रयास करना है बच्चे को किन सवालों में कठिनाई आ रही है। तीसरे जो महत्वपूर्ण कालांश होगा उसमें हम अभ्यास गतिविधि कर रहे हैं। तो ये अभ्यास गतिविधि पहले कालांश से तीसरे कालांश में पहुंचना है। यहां तक पहुंचते पहुंचते बच्चा स्वतंत्र रूप से उस अवधारणा पे काम करना चाहिए। यानी आप देखेंगे पहले कालांश में टीचर लेड एक्टिविटी हो रही है, शिक्षक ज्यादा इन्वॉल्व है, बच्चों को अवधारणा क्लियर कर रहा है। दूसरे कालांश में उसका अभ्यास का मौका दे रहे हैं कार्यपत्रक के माध्यम से, वो कार्यपत्रक बच्चों की कार्यपुस्तिका में मिलेगा, शिक्षण योजना संदर्शिका में दी गई है। और तीसरे क्लास में अभ्यास की गतिविधि, अगर आपने गौर किया होगा, मैं इस पर हाईलाइट कर दूं इस बात को, उसकी जो संरचना है, प्रक्रिया है, वो इस तरह से डिजाइन की गई है कि उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा करना है। शिक्षक उसमें अलग भूमिका में है, अवलोकन कर रहा है, सहयोग जो सहयोग कर रहा है, जबकि शिक्षण योजना की जो गतिविधियां हैं उसमें शिक्षक बच्चों के साथ मिलकर सक्रिय भागीदार कर रहा है। यानी उद्देश्य ये है पहले कलांश से तीसरे कलांश तक जिस शिक्षण उद्देश्य पर काम कर रहे हैं, बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। 3 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। हाँ, ये तीनों के लिए है, शिक्षण योजना के लिए भी, अभ्यास पत्रक के लिए भी, गतिविधि के लिए भी। बच्चों से निरंतर संवाद बनाए रखें। संवाद, बच्चों की मानसिक प्रक्रिया क्या चल रही है, वो क्या कठिनाई महसूस कर रहे हैं, और गणितीय संप्रेषण जो हमारा निपुण भारत का गोल भी है, उसके घटक भी जरूरी जानने के लिए। तो संवाद, हर एक जो कुछ भी करेंगे गणित में हम, संवाद वहां होना ही होना है। दूसरा, जब गतिविधि हो रही है तो ये जिम्मेदारी शिक्षक की है, सक्रिय भागीदारी हो। सक्रिय भागीदारी से कहने का मतलब ये है कि बच्चा गतिविधि में इन्वॉल्व हो रहा है, अच्छे सवाल पूछ रहा है, अच्छे जवाब दे रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहा है। और तीसरा, नंबर 3 पर है और सबसे महत्वपूर्ण है, बच्चे आनंद के साथ, रुचि के साथ सभी गतिविधियों में, सभी प्रक्रियाओं में शामिल। शुरू के 4 दिन गणित की कार्य योजना के लिए विशेष है, क्योंकि आप देखेंगे जब हमने पहले ही 3 उद्देश्य हमारे पास हैं, एक उद्देश्य पर उसकी योजना पर काम कर लिया, फिर उसके जुड़े हुए कार्यपत्र पर काम कर लिया, और ये पेज नंबर नीचे जो चेक बॉक्स है शिक्षण योजना के, उसमें पेज नंबर दे भी रखा है, किस पेज नंबर पे आपको जाना है कार्यपुस्तिका, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। फुल प्रूफ प्लान लाने की कोशिश की गई। फिर उसी शिक्षण योजना में नीचे ये भी लिखा हुआ है, जब कार्य योजना कार्यपत्र पर काम हो जाए तो कौन सी अभ्यास गतिविधि करेंगे, वो पेज नंबर आपको वहां से मिल जाएगा। अभ्यास गतिविधि पेज पर कुछ सवाल आ रहे थे शिक्षक साथियों के कि 3 गतिविधि रखी है, क्या तीनों करानी है? तो आप ये समझें कि 3 शिक्षण उद्देश्य हैं, तीनों एक साथ लिखी हुई हैं, पर आप जब एक शिक्षण उद्देश्य पर काम कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए कार्यपत्र पर काम कर रहे हैं, तो जो पहला वाली है उससे जुड़ी हुई गतिविधि है वो कराएंगे। जब दूसरी पे काम कराएंगे, इसी क्रम को दोहराएंगे, फिर उसी से जुड़ा हुआ कार्यपत्र कराएंगे, फिर उससे जुड़ी अभ्यास गतिविधि कराएंगे, फिर तीसरी शिक्षण योजना पर काम करना है, तीसरा कार्यपत्र पर काम करना है, तीसरी गतिविधि पर काम करना है। यानी 9 काम करने हैं, और टाइम दिया गया है 12 कालांश का। जो बीच के 3 कालांशों को आपको दिख रहा है कैसे यूज करना है, क्योंकि हमारी क्लासों में विविधता होती है, हर बच्चे अपने हिसाब से सीखते हैं, तो शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार इन 3 कालांशों का उपयोग करेगा। पहले दिन भी कर सकता है, दूसरे दिन भी कर सकता है, तीसरे दिन भी कर सकता है। जब तीनों काम हो गए, यानी एक दिन की मेरी प्रक्रिया पूरी हो गई, जब मैं कह रहा हूं दैनिक प्रक्रिया, दिन की प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट कर लें। यहां मैं इस बात एक बार फिर दोहरा दूं, शिक्षण योजना
मेरी पूरी हो गई, कार्यपत्रक मैंने पूरा कर लिया, अभ्यास गतिविधि कर ली, दिन का काम पूरा। अब उसके लिए ट्रैकर है, क्योंकि जो भी काम मैं करता हूं उसको दर्ज करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उस काम को करना मेरे लिए महत्वपूर्ण है और हमारा जो पूरा सिस्टम है उसके लिए महत्वपूर्ण है, जिससे कि जो हमारा बच्चों की जो छलांग है ना, उस छलांग में हम मदद कर पाएंगे बेहतर तरीके से। तो इस ट्रैकर में हम क्या कर रहे होंगे, जिस सप्ताह को शुरू करेंगे, जैसे सप्ताह 1 लिखा है वहां पे डेट डालेंगे जिस दिन मैंने शुरू किया है, और एक दिन मेरा पूरा हो गया, एक दिन मतलब पूरी प्रक्रिया, तीनों प्रक्रियाएं, तब मैं टिक कर दूंगा पहला टिक। फिर दूसरे दिन की तीनों प्रक्रियाएं, तीसरे दिन में भी तीनों प्रक्रियाएं, और चौथा दिन इन तीनों प्रक्रियाओं के लिए जो आवश्यक जरूरी समय लगना है वो हम करते हुए पूरा कर रहे हैं। यहाँ कुछ सवाल आ रहे थे, उन सवालों को मैं यहाँ लेना चाहता हूँ कि जैसे अभी कल रक्षाबंधन, कल या परसों जैसे आने वाला है जल्द में, 15 अगस्त आएगा या अभी मुहर्रम आया, तो स्कूल में छुट्टी हो जाती है। अब ये कैसे दिन हम टिक लगा रहे होंगे, तो यहाँ पे जो हमारी शिक्षण योजना है बिल्कुल क्लियर रख समझे इस बात को, जिस दिन तीनों प्रक्रियाएं पूरी कर रहे होंगे जब हम, तभी टिक लगाना है। अगर नहीं हो पाई, स्कूल बंद है, तो जब स्कूल खुलेगा, जब प्रक्रिया पूरी करेंगे तब वो टिक आएगा। तो आप देखेंगे हर सप्ताह में शुरुआत में एक डेट दे रखी है भरने के लिए और एक आखिर में डेट दे रखी है, तो जब भी पूरा होगा तब हम उस पर उसे भरेंगे। तो ये लगातार मंडे टू सैटरडे ना समझें इसको, कार्य जिस तरह से जा रहा है उस तरह लेना है। दूसरा एक सवाल ये आ रहा था कि बच्चे जब अनियमित हो जाएं, अभी जो बात है पूरी क्लास बंद है, छुट्टी हो रही है, तो मैंने उसका जवाब दिया तब हम क्या कर रहे होंगे। पर अगर बच्चे एक दो बच्चे गैर हाजिर हो जाते हैं, तो अगर एक दो दिन की बात हो तो छलांग लगाने में मदद कर सकते हैं, पर ज्यादा अगर गैप हो जाता है तो बहुत दुविधा हो जाती है, अलग तरह से कार्य करने की जरूरत होती है। तो हमारे पास जो विशेष टूल है, अभी हम उसको बात करेंगे 5वें 6ठे दिन में, हम समेकन गतिविधि और रेमेडियल गतिविधि, उस टूल का यूज करते हुए, यानी हम जो बच्चा छूट गया है उसको एक नए तरीके से काम करने की जरूरत होगी। पूरी शिक्षण योजना पर जाके हम उसे समेकन गतिविधि और रेमेडियल गतिविधि के माध्यम से पुनः जोड़ रहे होंगे। अभी आप उसको बात करते हैं कैसे। तो अभी हमने 4 दिनों को समझा कि 4 दिनों में हम किस प्रकार से काम कर रहे हो। 5वां दिन जो ये हमने 4 दिन में काम किया है, यानी 3 शिक्षण उद्देश्यों पर काम किया है हमने, शिक्षण योजना के माध्यम से, कार्यपत्रक के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से। अभी अलग अलग शिक्षण योजना थी, एक यूनिट के लिए, एक शिक्षण उद्देश्य के लिए, कार्यपत्रक भी उस पर डिपेंड था और जो अभ्यास गतिविधि उस पर डिपेंड थी। अब हम समेकन कर रहे हैं, यानी तीनों को एक साथ मिलाकर एक गतिविधि डिजाइन की गई है, जिसको मैं बोल रहा हूँ समेकन गतिविधि, जिसको हम पहले क्लास में बच्चों के साथ कर रहे हैं। जब हमने पूरा सप्ताह में 3 उद्देश्यों पर काम कर लिया, समेकन कर लिया, उसका आकलन भी हम इसी दिन 5 दिन करने वाले हैं, तीसरे क्लास में। बीच वाले क्लास को आप देख रहे होंगे रिक्त दिखाई दे रहा है, तो रिक्त नहीं, इसका मतलब यह है कि समेकन की जरूरत या आकलन में जहां इसकी जरूरत पड़ रही है कक्षा के अनुसार, वहां इसका उपयोग कर लेंगे। जैसा कि मैं कह रहा था, कुछ बच्चे छूट जाते हैं, तो ये जो समेकन गतिविधि है इसमें तीनों शिक्षण उद्देश्यों पर गतिविधि दे रखी है। आप देख रहे होंगे 3 चरण इसमें दिखाई दे रहे हैं स्लाइड पे पहले में, तो तीनों जो उद्देश्य को एड्रेस किया गया इसके अंदर। तो उन क्योंकि जो बच्चे छूट गए उनकी एक विशेष योजना होती है, तो यहां से उन्हें हम जोड़ सकते हैं समेकन गतिविधि काम करके। जब समेकन गतिविधि कर लेंगे बच्चे, अब उसका मैंने सीख लिया, मतलब आकलन कर रहे हैं। ये आकलन कार्यपत्रक तीनों शिक्षण उद्देश्य के सवालों पर है। यहां ध्यान दिलाना चाहता हूं सबका कि इस पर जब हम आकलन कर लेंगे, ट्रैकर में जब जाएंगे, हर सवाल में, मैं रिपीट कर रहा हूं, हर सवाल पूरे का 50% नहीं देखना है, हर सवाल में 50%, जितने बच्चे को रेस्पॉन्स करने हैं, सपोज बच्चे को 6 रेस्पॉन्स करने हैं, तो 3 अगर उसने ठीक किए हैं तो 50% या उससे ऊपर जा रहा है। अगर मान लो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि 5 सवाल रेस्पॉन्स की जगह 5 हैं, किसी कार्यपत्रक में इस तरह की सवाल आ रहे हैं कि वहां क्या करेंगे, तो आप जटिल ना बनाए प्रक्रिया को। हमारा उद्देश्य है दक्षता की संप्राप्ति करना। तो अगर वो 5 में से 3 कर रहा है तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो उसे मदद की जरूरत है। अगर 2 ही सवाल कर पा रहा है 5 में से, तो इतना सरल रखना है इस प्रक्रिया को। साप्ताहिक आकलन करने के बाद मैंने सीख लिया, बच्चे का नाम ट्रैकर में लिखा जाएगा, और आकलन करने के बाद बच्चे 2 समूह में बढ़ जाएंगे। एक समूह जिसे मदद की आवश्यकता है और काम किया जाना चाहिए, दूसरा समूह जो हम दक्षता प्राप्त कराना चाह रहे थे उस पर बच्चे अच्छा कर रहे हैं। जो अच्छा कर रहे हैं उनके लिए अभ्यास की व्यवस्था है, और जो बच्चों को मदद की जरूरत है उनके 6 दिन हम मदद कर रहे होंगे। तो ये कैसे पता चलेगा हमें, इसको कहीं दर्ज होना पड़ेगा ना, तो यही दर्ज करने के लिए साप्ताहिक आकलन है, जहां बच्चे का नाम और इस सप्ताह में वो किस ग्रेड पे है, ए में है या बी में है। ए में मतलब विशेष ध्यान देना है, मदद करनी है बच्चे की, बी में मतलब बच्चे को अभ्यास कराना है। फिर वार्षिक ट्रैकर दैनिक डेली भरना है इसे, तो हमने पहले 4 दिन भी भरा था। 5वें दिन का जब समेकन और आकलन दोनों प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, तो मैं 5वां दिन यहाँ टिक कर रहा हूँ। आप सब कलर भी देख सकते हैं, सुविधा है। जो अनुदेशात्मक कार्य है वो नीले कलर से है, और जो समेकन और आकलन वाला है ये लाल से कलर का है। तो इस पर हम अब दोनों काम हो चुके हैं, तब ये ध्यान रखेंगे प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद टिक करना है, यानी समेकन गतिविधि भी कर चुके हैं, आकलन भी कर चुके हैं, टिक कर देंगे। अब अगले दिन पहुंचते हैं, जो अगला गोला दिखाई दिया हरा वाला गोला भी क्या है, ये हमारा रेमेडियल और पुनरावृत्ति के लिए। अभी हमने जब 5वें दिन तीसरे क्लास में आकलन किया, तो यहाँ बच्चे 2 समूह में आ गए हमारे पास। तो जो हमारे बच्चे जिनको रेमेडियल की जरूरत है उनके लिए रेमेडियल एक्टिविटी कर रहे होंगे, पहले क्लास शिक्षक उनके साथ लगकर
सक्रिय भागीदारी और दक्षता संप्राप्ति की प्रयास करेगा कि कहाँ कमी रह गई, जो उसने अभी तक 4 दिन से ऑब्जर्व किया है, 5 दिन समेकन किया, आकलन किया, तो 5 दिन में शिक्षक के माइंड में ये बात क्लियर हो रही होगी कि अभी यहाँ काम और करने की इन बच्चों के साथ जरूरत है, तो रिमेडियल गतिविधि कर रहा है। और जो बच्चे अच्छा कर रहे थे, जो दूसरा ग्रुप बन रहा है हमारा बी ग्रुप जो है, उसको अभ्यास कार्यपत्रक दिया गया है कार्य पुस्तिका में, उस पर वो काम कर रहे हैं। तो छठे दिन पहले कलांश में 2 समूह में काम हो रहा है, एक समूह में रेमेडियल गतिविधि, एक समूह काम कर रहा है अभ्यास कार्यपत्र करने में। उसके बाद जब सब बच्चे रेमेडियल भी एक बार काम कर चुके हैं, अभ्यास कर चुके हैं, फिर दोबारा शिक्षक को एक इंश्योर करने की जरूरत है कि सब बच्चों ने जो मेरे 3 उद्देश्य थे प्राप्त किए या नहीं किए। तो एक सभी बच्चों को शामिल करते हुए पुनरावृत्ति का अवसर दिया जा रहा है बच्चों को, जो क्लास के सभी बच्चे, रेमेडियल वाले बच्चे भी कर रहे होंगे, रेमेडियल पर काम हो चुका है, और साप्ताहिक अभ्यास का उन्हें एक नए तरह से करने का अवसर दिया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, छठे दिन जब हम बच्चों को क्लास खत्म कर रहे होंगे, क्लास तीसरे कलांश में एक निर्देश देना है शिक्षक को गृह कार्य करने के लिए। ये गृह कार्य स्कूल में नहीं करना है, यहाँ केवल निर्देश दे रहे हैं। बच्चे 7वें दिन अपने अभिभावकों के साथ मिलकर इसे करके लेकर आएंगे। इसका उद्देश्य भी यही है, अभिभावकों और स्कूल के बीच में एक जुड़ाव बना रहे। फिर वही आप देख रहे हो, दोबारा ट्रैक करा है, जो भी काम करें हमें अब खुद भी ट्रैक करना है, बच्चे भी बात डालनी है। तो अभी हमने छठे दिन काम किया, छठे दिन हमने क्या किया, रेमेडियल गतिविधि की, पुनरावृत्ति अभ्यास किया, और अभ्यास वाले ग्रुप ने अभ्यास कार्य किया। जब ये प्रक्रियाएं पूरी हो गई तो मैं छठे दिन वाला जो हरा वाला गोला है इसमें भी टिक लगा दूंगा, यानी अब मेरा पूरा सप्ताह हुआ है। हम इसमें गृह कार्य के लिए निर्देश भी दे दिए हैं, वो भी इसमें शामिल है हमारे पूरे सप्ताह के काम में। तो अब देखेंगे पूरे सप्ताह में अभी तक जो मैंने बताया आपको कि शिक्षण चक्र की गतिविधियां, तो 3 तो शिक्षण योजना पर काम कर रहे हैं, इसलिए आप 3 शिक्षण योजना हो चुकी होंगी अब तक हमारी। समेकन गतिविधि, रेमेडियल गतिविधि हम कर चुके हैं। इसके साथ आकलन किया है मैंने सीख लिया के नाम से साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में बच्चों के नाम दर्ज हैं, बच्चे किस ग्रुप में है ये उसमें आ चुका है। वार्षिक ट्रैकर मैं डेली भर रहा हूं जब मैं अपनी दिन की प्रक्रियाएं पूरी करता हूं। सप्ताह के अंत में गृह कार्य भी दे चुका हूं। यहाँ एक बात और मैं ध्यान दिला दूंगा आप सबको, एक ट्रैकर जो बच्चों की कार्य पुस्तिका में दिया गया है बच्चों के लिए। ये जो ट्रैकर की बात कर रहा हूं, ये ट्रैकर साप्ताहिक वार्षिक कहां मिलेंगे, शिक्षक संदर्शिका में दिए गए। अब बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों को कार्य पुस्तक बच्चों के पास है, उसमें भी ट्रैकर है। वो किस लिए, बच्चा जितने कार्यपत्रक कर रहा था, 3 शिक्षण उद्देश्यों के साथ एक कार्यपत्रक किया उसने, फिर समेकन वाले जो अभ्यास का कार्यपत्रक किया, पुनरावृत्ति का गृह कार्य करेगा, हर एक के लिए एक ट्रैकर उपलब्ध है। उसमें बच्चा सेल्फ अचीवमेंट के लिए मैंने अपना कर लिया, देख सके ट्रैकर दिया हुआ है, वो बच्चों को भरना है। इन सब जितने भी हमने संसाधन या शिक्षण योजना काम कर रहे हैं, समेकन गतिविधि है, रेमेडियल गतिविधि है, इन सब में जो विभाग की तरफ से आप लोगों को गणित की पोस्टर्स, वर्क कार्ड दिए गए हैं, और परिवेशी वस्तुएं, गणित में उनका अलग विशेष महत्व होता है, ध्यान रखा गया है। कोशिश की गई है उपलब्ध संसाधनों का ही प्रयोग किया जाए, जिससे दैनिक योजना को लागू करने में हमें सुविधा हो। तो ये आप सभी इससे भलीभांति परिचित हैं। इन पे निवेदन यही है कि अगर किसी विद्यालयों में किसी शिक्षक को दिक्कत आ रही है, वे भी समस्या आ रही है कि इनका प्रयोग कैसे करना है या इन्हें और बेहतर उपयोग में कैसे लाया जा सकता है, तो आप सब जैसे सर कह रहे हैं, सुपरस्टार्स हैं, सुपर मेंटर्स हैं, अपनी सभी टीचरों तक इस बात को पहुंचाएं, गतिविधि करके दिखाएं, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएं। ये एंश्योर करें कि क्लासरूम में प्रक्रिया इन उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से उपयोग कर पाएं, क्योंकि करना क्या है, उस लक्ष्य छलांग लगाने बच्चों की मदद करनी है। यहाँ एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, समेकन गतिविधि और रेमेडियल गतिविधि ये केवल 4 दी गई है, यानी शिक्षण योजना हर शिक्षण उद्देश्य के लिए है, कार्यपत्रक, अभ्यास गतिविधि। इस समेकन गतिविधि का उद्देश्य यही है कि वो कंसोलिडेट कर रहा है, तो शिक्षक अपने माध्यम से इनोवेट करते हुए कर सकता है, और संरचना यहाँ पे हमने शिक्षण योजना में दी गई है। तो किन्हीं 4 सप्ताह जो माइलस्टोन्स हैं, जैसे संख्या ज्ञान खत्म हो रहा है, नया टॉपिक शुरू हो रहा है, तो वहां आपको मिलेंगे। तो बाकी शिक्षक को स्वयं बनानी है, करना हर सप्ताह है। इसका मतलब ये नहीं कि 4 सप्ताह में ही करना है, ये बात मैं स्पष्ट कर दूं। 4 दी गई है, दूसरे में तो दी नहीं गई है। 2 सप्ताह में आप खोल के देख रहे होंगे सर समेकन गतिविधि नहीं करनी, क्या भाई करनी है। जिस सप्ताह में दी गई है संरचना वहां मिलेगी आपको, वहां उस संरचना के माध्यम से आप बनाइए, वो प्लान जो चक्र बताया गया ना पूरा फॉलो करना है। रेमेडियल गतिविधि के साथ भी यही है, वो भी केवल 4 दी गई है, क्योंकि ये कक्षा में शिक्षक सबसे बेहतर तय कर पाएगा कि रेमेडियल मुझे कहां करना है, किस बिंदु पे करना है। उसके लिए योजना संरचना दी गई है, और संरचना का विशेष भाग क्या है आप लोगों ने अवलोकन भी किया होगा, क्योंकि आप सॉफ्ट कॉपी में ट्रेनिंग की प्रक्रिया से गुजर चुके हो, कि जो हमारी रेमेडियल गतिविधि है उसके अंदर बहुत सारे सवाल है, चेक पॉइंट है। ये आंसर करना चाह रहे हैं संवाद करके बच्चों से, बच्चों ने जो दक्षता दी गई है पाई या नहीं पाई, कहां मुझे और मदद की जरूरत है, जिससे मैं उसका टाइमली उपचार कर सकूं। ये इकट्ठी ना होती चली जाए, क्योंकि जब बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी तो बड़ा जटिल कार्य हो जाता है, दुभर हो जाता है बच्चों की मदद करना। तो ये बात स्पष्ट हो गई होगी, केवल ये 4 दी गई हैं, बाकी सप्ताहों में शिक्षक को स्वयं बना के करनी है। तो अभी हमने पूरा गणित की साप्ताहिक शिक्षण प्रक्रिया को समझा कि कैसे शुरू के 4 दिन में हम काम करने जा रहे हैं, 5 दिन में हमें क्या करना है, छठे दिन में हमारा क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, 7 दिन में क्या करना है।
इसके साथ ध्यान ये रखें, काम हम बहुत ज्यादा हमेशा करते आए हैं, उसको अपने लिए रिफ्लेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब हम चिंतन करते हैं अपने कार्य की प्रक्रियाओं पर तो उससे बेहतर होता है हमारा काम। तो ट्रैकर्स दिए गए हैं, ट्रैकर को भरना जरूर एनश्योर करें। तो या आप सुपरफिट जो हमारा ग्रुप है जिनके साथ संवाद कर रहा हूं, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कैसे सुनिश्चित करवाएं कि आदत में आ जाए, बिहेवियर चेंज हो जाए, कि जो भी काम हो रहा है वार्षिक शिक्षक अपनी प्रक्रियाओं को, बच्चे किस ग्रुप में है, और तीसरा जो ट्रैकर बच्चों के पास है, बच्चों में भी आदत डालें कि ये हेल्प करता है मेरी ग्रूमिंग में, मेरे लक्ष्य की तरफ मेरे आगे बढ़ने में, ये जरूर एंश्योर करें।